हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी मैराथन में। आज हम लोग हिंदी मैराथन के तहत बात करने वाले हैं डे 6। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है हिंदी मैराथन का, और करीब करीब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, ये लगभग 200 से अधिक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एसएससी जीडी में हिंदी का जो सवाल आता है वो सवाल को आप काफ़ी आसानी से कर सकते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप सवाल नहीं कर पाते हैं। तो इस मैराथन का सीरीज कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा और पेन एग्जाम से जुड़े रहिए आप लोग। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आगे होने वाले एग्जाम में मिलने वाला है और फायदा मिल भी रहा है। चलिए आज हम लोग हिंदी मैराथन में गागर में सागर भरेंगे और बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और हमारे साथ आप भी अपना आंसर करते चलिएगा। पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी जिसको आप बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। लिखा हुआ है जीतने की इच्छा, क्या उसको बोलते हैं बताइए? जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जैसे आप जानते हैं जिगीविषा लिखा है, जुगुप्सा लिखा है, जिगीसा लिखा है और अभिशाप लिखा है। तो जीतने की जो इच्छा होती है उसे हम बोलते हैं जिगीषा। क्या उसको बोलते हैं? जिगीसा बोलते हैं, जिगीषा, जीतने की इच्छा, ठीक है। लेकिन जिगीविषा क्या होता है? तो ये होता है जीने की इच्छा, जीने की चाह या जीने की इच्छा। जिस इंसान को, जिस आदमी को जीने की इच्छा होती है उसे जिगीविषा बोलते हैं, लेकिन जीतने की इच्छा को हम जिगीसा बोलते हैं। अभिशाप का मतलब होता है तीव्र इच्छा, और जुगुप्सा का मतलब होता है उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली बात, जिसे आप निंदा बोलते हैं या बुराई बोलते हैं। तो अभिशाप का मतलब हो गया, अभिप्सा का मतलब तीव्र इच्छा, जिगीसा का मतलब जीतने की इच्छा, जिगीविषा का मतलब जीने की इच्छा, और जुगुप्सा का मतलब हो गया उपेक्षा पूर्वक यानी किसी की निंदा या बुराई करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि आपको गलती ढूंढना है। यहाँ बताइए, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करेगी। देखिए समूल में यहाँ पे आ गया समूल, है ना, और आगे फिर यहाँ से लिख दिया। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। से का एक और मीनिंग होता है आपादान से जुदाई, जुदाई के अर्थ में, जिसको आप बोलते हैं अलगाव करने के लिए, ठीक है। तो जब समूल का मतलब हो गया मूल रूप से, समूल का मतलब ही हो गया इसमें, समूल का मतलब हो गया मूल रूप से, ठीक है, यानी पूरी तरह से, मूल रूप से या पूरी तरह से, ठीक है। तो जब इसमें से है ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है, तो इसे आप क्या करेंगे, वहां से लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यानी पूरी तरह से नष्ट कर देगी, मूल रूप से नष्ट कर देगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मूल रूप से या पूरी तरह से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताएंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, संग्रहित लिखना है आपको। संग्रहित का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? संग्रहित का मतलब, देखिए ग्रहण करने का होता है तो ग्रहण तो ऐसे लिखाता है भाई, ग्रहित का लिखना हो तो ग्रहित ऐसे लिखाता है। इस ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ठीक है। लेकिन जब आप चीजों को इकट्ठा करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उससे जो मीनिंग बनता है वहां पर आपको लगेगा कि ये हो जाएगा, बट ये गलत है। सही भी क्या हो जाएगा, संग्रहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो ये दोनों ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज करेंगे आप, इसलिए मैंने बता दिया आपको, संग्रहित में बड़ी वाली मात्रा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है चुनना है आपको। बताइए, निशापति का मतलब क्या होता है? तो निशा का मतलब रात होता है और रात का पति, तो रात में को क्या होता है, सूर्य या चंद्रमा? तो आप कहेंगे सर चंद्रमा होता है, तो निशापति का मतलब हो गया चंद्रमा। जबकि दिवाकर का मतलब होता है सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है, जिसे आप रवि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यही आपका युग्म जो था वो गलत था। सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र का ही होता है सुधाकर, शशि का रजनीश और चांद राकेश। तो चांद, राकेश, निशापति, चंद्र, सुधाकर, शशि, रजनीश, ये सब जो हो गया आपका हो गया समानार्थी शब्द चंद्रमा का, ठीक है। दिवाकर का होता है सूर्य या रवि। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मुझे इस चयन करें। क्या लिखा है सवाल, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का है। तो किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में या किसी भी जगहों पर आपको काम करने का क्या होता है, समय होता है, अभ्यास, अनुभव या प्रयास। तो आप जब लंबे समय तक किसी जगह पे काम करते हैं तो काम करने के बदले आपको क्या मिलता है, आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है, यानी अनुभव मिलता है। सही विकल्प हो जाएगा अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, अभ्यास होता है जब किसी चीज को करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताएंगे इसका सही आंसर। मुहावरा देना है, हथियार डालने का सही आंसर करना। हथियार डालना मतलब, तो हथियार डालने का मतलब क्या होता है बताइए? शत्रु को मारना, लड़ाई करना, विजयी होना या पराजय स्वीकार करना। तो अपने आप को पूरी तरह से किसी के सामने समर्पण कर देना,
हथियार डाल देना, इसका मतलब होता है पराजय को क्या करना, स्वीकार कर लेना, यानी हार मान लेना। क्या इसको बोलेंगे आप लोग, हार मान लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना का आपको बताना है, समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द बताना है यमुना का। तो आप जानते हैं यमुना को हम क्या क्या बोलते हैं, काल गंगा बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, भानुजा बोलते हैं। ठीक है ना, तो सही इसका आंसर होगा कृष्णा आपका। ठीक है, देव नदी को बोलते हैं गंगा, भागीरथी, सुरसरिता या मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भागीरथी और देव नदी क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया जो गंगा का होता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं आपको सब लोग ध्यान रखिएगा। यमुना का कालगंगा, जमुना, कृष्णा और भानुजा। जबकि आप जानते हैं कृष्णा के बारे में, दक्षिण भारत की बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक नदी है कृष्णा। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन कृष्णा जो है यहाँ पे पर्यायवाची दिया है यमुना का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। ये भी आपका एरर का सवाल है, यानी गलती चुनना है इसमें। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। देखिए, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, तो आज क्योंकि चादर खरीदना है, केवल आपको खरीदना है, तो यहाँ पर खरीदने नहीं बोलेंगे, आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है, ना कि खरीदने हैं, ऐसा बोलेंगे। तो सही विकल्प आपका हो गया सी नंबर, आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है। ठीक है, खरीदने हैं तब बोलते हैं जब चीजें बहुवचन में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो विजय पाने की जो इच्छा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। विजय पाने की इच्छा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, योद्धा। देखिए, योद्धा का मतलब होता है वॉरियर्स, जीतने वाला केवल। ठीक है, लेकिन किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उसको हम बोलते हैं जिगीषु। क्या उसको बोलते हैं, सु का मतलब होता है इच्छा। ठीक है ना, तो जिगीषु मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला, यानी विजय पाने की इच्छा रखने वाला। जबकि जिजीविषु का मतलब होता है अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं, जिजीविषु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बैंक का कर्ज चुकाकर वह डैश हो गया। ठीक है, इसमें आपको सही चुनना है। तो बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया, खाली हो गया, उरीन हो गया, दयनीय हो गया, संतुष्ट हो गया। तो कर्जा चुकाने के बाद आप तो पूरी तरह से क्या होते हैं, एकदम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इससे क्या बोलेंगे आप लोग, खाली होगा नहीं भाई, गलत है। दयनीय का मतलब खराब हालत में होना, संतुष्ट हो गया ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ उरीन बोलेंगे, उरीन। उरीन का मतलब होता है कर्ज मुक्त होना, क्या होना, उरीन का मतलब होता है कर्ज मुक्त। उरीन का मतलब क्या होता है, कर्ज मुक्त होता है। तो बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया, उरीन हो गया, यानी कर्ज मुक्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये है, आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी आपको उज्जवल का सही आंसर करना है। आपको बताइए, तो उज्जवल तो ऐसे लिखाता है भाई, है ना, उज्जवल ऐसे लिखाता है, ध्यान रखिएगा। सही विकल्प हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अतिवृष्टि गलत है, अतिवृष्टि में छोटी वाली मात्रा होती है, वृष्टि पाद में छोटी वाली मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है ना। सवाल है, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, कानपुर में रहने वाले, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सही है। लड़की हुई है और फिर लिखा है उसके चाचा को। यहाँ जो शब्द दिया है यहाँ पे उसके चाचा, यानी उसके, ये क्या है, सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। आप जानते हैं सर्वनाम का यूज तब करते हैं जब कोई नाउन यानी संज्ञा का यूज पहले से किया रहता है। तो यहाँ पर इसे सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक तौर पे यूज किया गया है। सही विकल्प होना चाहिए, कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई है, यहाँ पर इसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैराथन में एकदम साथ साथ दौड़ते चलना है आप लोगों को, एकदम तेजी से, ठीक है ना, जितना तेजी से आप दौड़ लगा सकते हैं। यहाँ भी कह रहा है रेखांकित जो खंड दिया हुआ है इसी में से सही विकल्प का चयन करना है। अगर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है तो आंसर होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आंसर कर सकते हैं। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। देखिए, सा धन्यवाद हम लोग कब यूज करते हैं, सा धन्यवाद का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है धन्यवाद सहित। सा मतलब सहित होता है ना, धन्यवाद सहित, सा धन्यवाद। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, मतलब नहीं भाई, आपका पत्र मिला इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, आंख दिखाना, इसका सही आप चयन करना है आपको। तो किसी को आंख दिखाएंगे इसका मतलब क्या करेंगे, होश आना, निगरानी करना,
विमुख होना या गुस्सा प्रकट करना। तो आप जानते हैं आग दिखाने का जो होता है अर्थ वो क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना होता है, क्रोध जाहिर करना, ठीक है। आग दिखाने का मतलब गुस्सा या क्रोध जाहिर करना, गुस्सा प्रकट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त का विलोम शब्द का चयन करना है, संक्षिप्त का। तो जानते हैं संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा सा रूप, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा आपका विस्तृत, क्या बोलेंगे, विस्तृत। जबकि संकुचित का मतलब होता है संक्षिप्त का ही पर्यायवाची हो गया आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखित का मतलब लिखा हुआ। बहुत सुंदर गद्यांश दिया है जिसे अंग्रेजी में आप क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ करके और आपको इसका सही सही आंसर करने की कोशिश करना है। ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति का है, यानी ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है। वह अपने धारण करता, यानी जो इंसान अपने अंदर ईर्ष्या का धारण करता है, अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोलकर नहीं आती, उसके रूप आदि का पूरा डैश ना पाकर भी धारण करता, उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। ये तो पूरा उर्दू, हिंदी में उर्दू लिख दिया है। यह कभी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती, उसका कोई बाहरी डैश धारण करता पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब इसे पढ़ करके इसका सही से विकल्प का चयन करना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है, न्यून, प्रेरक, अनुकरणीय या फिर अत्यंत। तो अनुकरणीय का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, यानी फॉलोअर, ठीक है ना। प्रेरक का मतलब होता है किसी की को प्रेरित करने वाला। न्यून का मतलब छोटा होता है। तो चूंकि जैसे यहाँ लिखा है ईर्ष्या के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्यंत लज्जावती वृत्ति है, ठीक है ना। ईर्ष्या जो खुलकर सामने नहीं आती है लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, ठीक है। अर्थात स्वामी के सामने डैश खोलकर नहीं आती। क्या खोलकर नहीं आती भाई, मुंह, गर्दन, हाथ या पैर। तो क्या खोलकर नहीं आती है ईर्ष्या, मुंह खोलकर सामने नहीं आती है, ठीक है। बहुत सुंदर यहाँ दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है फिर उसके बाद, उसके डैश रूप आदि का पूरा डैश ना पाकर, क्या नहीं पाकर, सौंदर्य, आकर्षण, मूल्य या परिचय। तो चूंकि ईर्ष्या के बारे में बात किया है, यहाँ पर लिखे हैं कि अत्यंत लज्जावर्ती वृत्ति है। उसके बाद फिर आपने कहा कि स्वामी के सामने जो है मुंह खोलकर नहीं आती, उसके रूप आदि का पूरा क्या ना पाकर भी धारण करता, उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। इसका मतलब है कि ऐसा तब होता है जब उसके बारे में आप बात नहीं कर पाते, यानी उसका परिचय ना पाकर। यहाँ से सही आंसर क्या बोलेंगे, परिचय। क्योंकि आकर्षण तो होगा नहीं इसमें, सौंदर्य और आकर्षण तो एक जैसा ही मीनिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह कभी डैश रूप से क्या है, समाज के सामने नहीं आती है, यानी कि जब वो समाज के सामने नहीं आती है, इसका मतलब क्या है, परोक्ष है। लेकिन जैसी कहा दिया यहाँ पर डैश रूप से नहीं आती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती है, यानी वो परोक्ष रहती है। तो प्रत्यक्ष में अगर हम नहीं जोड़ दें, इसका मतलब आप कह रहे हैं अप्रत्यक्ष, इसका मतलब आप कह रहे हैं परोक्ष, ठीक है। इसीलिए यहां पर प्रत्यक्ष करेंगे सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं, उसका कोई बाहरी डैश धारण करता दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता है भाई, आगे देखिए, लक्षण, अंग, साधन या उदाहरण। उसका क्या दिखाई नहीं देता है, तो जो चीज मुंह खोलकर सामने नहीं आता है, इसका मतलब उसके कोई भी लक्षण धारण करता हुआ दिखाई नहीं देते। यहाँ सही आंसर करेंगे लक्षण, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और करते हैं आगे कुछ और सवालों का जवाब। क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा आगे। उसके बाद, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं भाई, झूठ बोलना पाप है ना। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रूढ़ी गलती चुनना था आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलेंगे, तो जिस पर आक्रमण हो उसे हम आक्रांत बोलेंगे। आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण हो, जबकि जिस पर आक्रमण हो नहीं, जो आक्रमण करे उसे हम आक्रांता बोलेंगे। आक्रांता का मतलब होता है जो आक्रमण करे, यानी कि आप सिंपल साधारण अर्थ में कहें, आक्रमण करने वाला आक्रांता हो गया और जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत हो गया। सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। फिर लिखा है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो यानी अद्वितीय बोलेंगे। क्या उसको बोलेंगे, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। अद्भुत का मतलब है बहुत ही विचित्र, है ना, अद्भुत। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया हुआ है।
जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। गर्व करता है, गौरव करता है, घमंड करता है, सम्मान करता है। तो गौरव तो हो गया पॉजिटिव मीनिंग के साथ, होगा नहीं। सम्मान भी यहां पे नहीं होगा। गर्व और घमंड, इन दोनों का मतलब बहुत ही बारीकी समझिए आप लोग। गर्व होता है पॉजिटिव सेंस में, जबकि घमंड होता है नेगेटिव सेंस में। तो आप जब घमंड करेंगे अपने आप पर तो क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है ना। घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। तो गर्व हो गया यहाँ पे प्राउड, अंग्रेजी में भी देख लीजिए। घमंड हो गया एरोगेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? घमंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की करें। करुणा करे, अनुकंपा करे, दया करे। तो करुणा का मतलब ही दया होता है भाई। करुणा मतलब क्या होता है? दया होता है। अनुकंपा का ही मतलब होता है किसी पर अपनी सहानुभूति दिखाना, दया दिखाना। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की, ना तो दया करें, ना करुणा करें, ना अनुकंपा करें। क्या करें? कृपा करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। विफल का विलोम शब्द चुनना है। विफल का मतलब होता है असफल, विफल का मतलब है निष्सफल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चुनना होता है इसका पर्यायवाची शब्द, तो विफल का हो जाता है आपका असफल। जो अपने जीवन में सफल नहीं हुआ उसको असफल बोलते हैं, या बोलते हैं निष्फल भी, ठीक है। ये सब इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया। यहाँ चुनना है विलोम शब्द, सही आंसर करेंगे सफल, ठीक है। जबकि प्रफुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न या खुश होता है। प्रफुल्ल मीन्स क्या होता है? प्रसन्न होता है, यानी खुश होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे। आप ठीक कहते हो, इसका बताना है। निम्नलिखित में से जो भी वाक्य लिखा गया है उसमें से जो वाक्य रेखांकित किया गया है उसको सही करना है, ठीक है ना। तो आप ठीक कहते हो या आप ठीक कहते हैं। तो आप जो शब्द है ना, ये शब्द क्या है? सम्मान पूर्वक वाक्य है, सम्मान पूर्वक शब्द लिखा हुआ है। तो सम्मान देने के लिए आप हैं ऐसा यूज करते हैं बहुवचन का। तो आप ठीक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि अगर आता तुम तो होता तुम ठीक कहते हो, ठीक है, ऐसा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द के समार्थी शब्द का चयन करना है। पर्वत का देना है समार्थी शब्द, बताइए। पर्वत का चुनना है आपको, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द चुनना है। बताएंगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। भूय है, इशु है, द्रुम है, नग है। तो जानते हैं पर्वत का क्या क्या होता है? पहाड़ होता है, गिरी होता है, नग होता है, तुंग होता है, शैल, भूधर, धरणीधर या महीधर। जितना में धर रहेगा सबका मतलब पर्वत होता है। तो फिर देखिएगा, पर्वत का हो जाएगा पहाड़, गिरी, नग, तुंग, शैल, भूधर, महीधर और धरणीधर। इन सब का मतलब होता है पर्वत, जिसे आप क्या बोलते हैं? पहाड़, पर्वत, ठीक है। इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है बाण, विशिख, सायक, नाराज और आसूग। इतना सुंदर सुंदर यहाँ पर दिया है वर्ड, आप इसको एक एक चीज ध्यान से रखिएगा, पढ़ना रहेगा। एग्जाम में सवाल इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इशू मीन्स क्या हो गया? वाण हो गया, विशिख हो गया, सायक हो गया, नाराज हो गया, आसूग हो गया, आसूग, ठीक है। जबकि भूई का मतलब होता है प्रेत, पिशाच, शैतान, भूई का मतलब। द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप, तरु या गाछ होता है, गाछ, ठीक है। तो ये सब इसका विकल्प है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नग, पर्वत का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको फिर से देना है सरोवर का पर्यायवाची। तो जानते हैं सरोवर का क्या होता है? सरोवर का होता है पुष्कर, सरोवर का होता है शर, सरोवर का होता है तालाब, तड़ाग, है ना, ये सब बोलते हैं। तो कह दीजिए भाई, सरोवर का हो जाएगा जलाशय, पुष्कर, तालाब, सरसी या ताल, ठीक है। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा तालाब। जबकि बादल का क्या होता है? बादल का मेघ होता है, जलद होता है, जलधर होता है, बारिधर होता है, ठीक है। समुद्र का होता है सागर, जलधाम, नीरनिधि या उदधि, उदधि, ठीक है। कमल का होता है राजीव, अंबुज, पंकज, नीरज, सरोज। अरविंद भी होता है, जलज भी होता है, नलिन भी होता है। इतने सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आपको एक एक करके ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तो आपको हर चीज याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है सवाल आगे। क्योंकि ये मैराथन है तो इसमें तेज दौड़ने की कोशिश करना है आप लोगों को, एकदम चलते रहना निरंतरता के साथ, ठीक है ना। और अपने मिशन में तभी कामयाब हो पाएंगे आप। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो विद्यार्थियों ने यहां दिया है प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित, क्या होया? की नहीं बल्कि किया, ठीक है। विद्यार्थियों ने अर्पित किया, ठीक है? चलिए ऐसा बोलेंगे हम लोग, है ना। यानी कि यहां पर जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग की नहीं किया करेंगे। आगे देखते हैं। फिर से वही बात कर रहा है, दिए गए जो रेखांकित खंड है इसमें से सही विकल्प का चयन करना है।
आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले ऐसा नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली या नहीं मिला, क्या कहेंगे बताइए? व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, व्यस्त रहते के कारण, तो रहते तो यहाँ होगा नहीं भाई, कट गया ऑप्शन। ठीक है, अब आपके पास 3 विकल्प बचा है, सही विकल्प का चयन करिए आप लोग फटाफट, सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होना चाहिए, देख के बताइए आप लोग फटाफट, क्या कहेंगे इसमें? चलिए बहुत बढ़िया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो चीजें हैं, है ना, क्या लिखा है? आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे के बारे में, तो मुझे अवकाश नहीं क्या मिला, ऐसा कर देंगे, मिली नहीं मिला कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंगोटी में फाग खेलना, देखिए ऐसा ऐसा मुहावरा दिया है। फाग मतलब होता है फगुआ, मतलब खूब इंजॉय करना, मस्ती करना। ठीक है, यानी लड़ने को तैयार रहना, दुख सहते जाना, दरिद्रता में आनंद लूटना। हाँ यही बात है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ठीक है ना, वही बात यहाँ दिया है, दरिद्रता में भी आनंद लूटना, पैसा रहे ना रहे, मौज मस्ती होते रहना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, और कुछ नहीं है भाई, एक दिन सबको टपक जाना है ऊपर। क्या लिखा है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो पत्र किसके नाम पर लिखा नहीं गया है, यही बात आपको है संबंधवाचक, यानी कि जो आप विभक्ति पढ़ते हो वहां पे है, पत्र किसके नाम पर लिखा नहीं गया है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, यानी किसके नाम का पत्र है तो किसके नाम लिखा गया ऐसा बोलेंगे, नाम पर नहीं बोलेंगे। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, बस कुछ और सवाल देखते हैं, हो गया। चलिए क्या है उसके बाद? घोड़ा बीच में ही क्या हो गया? अड़ गया, डट गया, टोक गया, चल गया। ध्यान दीजिएगा, टोकना तो होता है किसी को बोलने के अर्थ में, होगा नहीं। अड़ना का मतलब होता है रुक जाना, है ना, अड़ जाना मतलब रुक जाना। ठीक है, जबकि डटना तो डटकर सामना करना होता है, ये साहसी पूर्वक होता है, यानी साहस पूर्वक। तो ये चीज हो जाएगा तब जब वो क्या कहेंगे, करेजियस, यानी साहस पूर्वक बात करेंगे। लेकिन अड़ना का मतलब होता है रुक जाना, रुकने के अर्थ में होता है। घोड़ा बीच में ही क्या हो गया? अड़ गया, रुक गया। ठीक है, सही विकल्प का चयन करिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डटना तब होता है जब किसी का मुकाबला करते हैं, डट कर साहस करते हैं, है ना, यानी साहस पूर्वक, यानी मुकाबला करना डट कर। तो मुकाबला कैसे करते हैं? साहसिक साथ करते हैं। यहाँ पे सही आंसर अड़ियल हो जाएगा, रुकना के अर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विकल्प क्या है। गद्यांश दिया है और इस गद्यांश का भी आंसर करना है आप लोगों को, बताइए फटाफट क्या क्या कह रहा है। बहुत सुंदर सवाल लिखा है। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति, संस्कृति है ना, यानी कल्चर की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। ठीक है, भारतीय कला का यह डैश है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से डैश नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय डैश से हुआ था, परिणाम स्वरूप गांधार कला का डैश हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की डैश अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। बहुत ही सुंदर गद्यांश दिया है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। भारतीय कला का यह डैश है कि स्वभाव, प्रभाव, दोष या विचार। तो दोष तो यहाँ नेगेटिव वर्ड होगा नहीं, विचार भी यहाँ नहीं बोलेंगे। प्रभाव होता है जब किसी का किसी भी काम पर प्रभाव पड़ता है, ये भी नहीं। तो भारतीय कला का यह स्वभाव है कि, नेचर है कि, क्या स्वभाव है? यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, भंगिमाओं का मतलब होता है उसके रूप रंग से, क्या होती है? नहीं बिठा सकती। क्या? सामंजस्य, वैमनस्य, मेलजोल या गठबंधन। वैमनस्य का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड होगा नहीं, गठबंधन भी तो होता है जोड़ने के अर्थ में। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सामंजस्य। ठीक है ना, सामंजस्य नहीं बिठा सकती। फिर क्या कर रहा है ये देखते हैं उसके बाद। चलिए, तो फिर कह रहा था उसके बाद, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय डैश से हुआ था। संगीत, कला, नृत्य या कविता, बताइए यहाँ पर सही विकल्प क्या करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प? तो आप जानेंगे क्या, भंगिमाओं से यहाँ पे हो गया था, सामंजस्य नहीं बिठा सकती, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय किससे, तो यहाँ कला दिया है, यहाँ भी क्या करेंगे, कला ही करेंगे। सही विकल्प चुन लीजिए यहाँ पर, कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर परिणाम स्वरूप गांधार कला का डैश हुआ। तो चूंकि भारतीय कला का सम्मिश्रण यूरोपियन कला से नहीं हो पाया, तो एक नया कला निकला जिसे आप गांधार कला बोलते हैं। ठीक है ना, तो बताइए गांधार कला का क्या हुआ? खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, आविष्कार हुआ, जन्म हुआ। खोज का मतलब होता है आविष्कार करने के अर्थ में, अनुसंधान का ही मतलब होता है आविष्कार करने के अर्थ में। तो जब सब कुछ
आप देख रहे हैं कि तीन तीन विकल्प जो है एक जैसा दे दिया है, तो कभी भी किसी भी सवाल में जब एक से अधिक ऑप्शन, एक से अधिक विकल्प एक जैसे दिख जाए तो तीनों काट दीजिएगा, जो अलग रहे वो यहाँ से करिएगा। यहाँ हो जाएगा जन्म। ये तीनों का मतलब था खोज करना, आविष्कार करना, कुछ नया चीज करना, लेकिन जन्म का मतलब उसे क्रिएट करना, बनाने के अर्थ में। ठीक है, चलिए आज के इस मैराथन का अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है भाई। फिर कह रहा है उसके बाद, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की डैश अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती। तो भारत की क्या, परमात्मा, आत्मा, चिंता या इच्छा? चिंता होगा नहीं, भारत की इच्छा क्यों करेंगे भाई, परमात्मा भी नहीं करेंगे, भारत की आत्मा करेंगे। ठीक है, भारत की सॉल्व करेंगे। चलिए ये था आज के इस मैराथन का अंतिम सवाल। उम्मीद है कि आपको ये मैराथन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। जितने भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस मैराथन में सब लोग भाग लीजिए। और इस बार जो मिशन आपका है वर्दी मिशन 2023 में, इसमें आप लोग जरूर शामिल होकर के अपने देश का सम्मान और मान बढ़ाइए, अपने समाज में अपना नाम रोशन करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।